सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और वेरी वार्म वेलकम टू डिफेंस वाला, जहां पे हम लोग शक्ति 2.0 चला रहे हैं एनडीए के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स। बच्चों, आपके बेनिफिट के लिए हम लोगों ने ये एक ऐसा कोर्स प्लान आउट किया है जिसमें आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एक फाइनल आउटपुट, एक फाइनल शॉट कहते हैं ना जिसको, आखिरी बॉल, लास्ट सिक्स, लास्ट बॉल में लास्ट छक्का, बस वही मारना है और शुरू करना है अपना काम। आज के लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंबाइन करके आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मोल कॉन्सेप्ट, ये सब भी पढ़ा दिया है। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी, पढ़ लिया होगा। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, अब ये रिडॉक्स और इलेक्ट्रो भी हो जाएगा बेटा, लगे हाथ। तो शुरुआत करें विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बोल दो एक बार भाई चैट में जय हिंद जय भारत। तो शुरू करें हम। पहले चैट में जय हिंद जय भारत लिखकर आगाज करते हैं बेटा। शुरू करते हैं। Topics which we are going to cover is about the redox reactions. What is redox reaction? What is reduction? What is oxidation? What is the oxidation number? How you have to determine the oxidation number? What are the previous year questions which has came in the NDA and which can come in the NDA examination? And in the last, in the electrochemistry portion, we will study about the electrochemicals and electrolytic cell, how they work, what are their principles, what are their working method, as well as some again previous year questions, क्योंकि उसके बिना कोई भी चैप्टर अधूरा है। तो चलिए बेटा बिना वेस्ट करे टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो शुरू में तुरंत हेडिंग डाल लो अपने अपने नोट्स में बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। ऑक्सीडेशन और ऐसे बीच में लाइन, और ये उस साइड रहा रिडक्शन। दोनों को साथ कवर करते हुए चलेंगे, सही रहेगा। क्यों, तुम लोग क्या कहते हो? साथ में लेना एकदम। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? फटाफट बताओ, तुम बताओ, तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? क्या होता है ऑक्सीडेशन मेरे भाई? अरे सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सी चीज, एकदम सरल सी। देखो मैं बताता हूं, एकदम बेहतरीन सा पहले कलर उठा लेते हैं। जैसे ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जैसे इसका उदाहरण अगर मैं बोलूं तो Cl है, जैसे Cl, ठीक, इसने Cl नहीं Na लेते हैं मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना Cl क्या है? नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो Na है, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है बेटा। तो दिस प्रोसीजर इज पर्टिकुलरली कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वहीं पे दूसरे छोर पे पहले एक प्यारा सा कलर उठाओ, ये रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, उसको रिडक्शन कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? Cl ले लें Cl, हाँ। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना रहा है। क्या बोलता भाई, समझ में आ गया? पक्का? कोई शक, कोई दिक्कत? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां दिखाते हैं भाई। देख, ऐसा है कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो -1 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में यहां ना लिखकर यहां लिखते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो बच्चा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यार वो इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखना है, किस साइड नहीं लिखना है, वो कंफ्यूज हो जाता है भाई। ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट समझ लिया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकाला मतलब उधर जाके +1 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो बस लिख दो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो गेन हो गया, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, और क्या दृष्टिकोण है भैया ऑक्सीडेशन के? ऑक्सीडेशन का मतलब और होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कहीं पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी में ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम उस प्रोसीजर को क्या कह रहे होंगे? ऑक्सीडेशन कह रहे होंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा, ये गेन कर रहा है तो यहां पर क्या होगा? लॉस। किसी भी प्रोसीजर में आप ये देख रहे हो कि बेटा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, तो वो रिडक्शन है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट, और क्या दृष्टिकोण है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखने के? जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये 9th-10th के लेवल पे पढ़ी होगी बातें, है ना? उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है गेन इन या इंक्रीज इन, बेसिकली मैं बोलूंगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चा ये क्या है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसी लेक्चर में आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा मैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। और वहां रिडक्शन में क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस। ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे मान लो इसी पॉइंट से रिलेट करते हुए कि अगर ऑक्सीडेशन मतलब ओ मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ओ को ले रहा है, तो अपोजिट सेंस में अगर हम समझें तो वो हाइड्रोजन को दे रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या होगा? गेन इन हाइड्रोजन। जब बेटा हम लोग 11th-12th में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें यहां पे जो ये स्टेटमेंट लिखा है बहुत बेखूबी तरीके से समझ में आता है। जैसे एल्कोहल है, अगर मान लो आप 11th-12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है ना, RCH2OH, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या होता है? H2 निकलता है तो RCHO एल्डिहाइड बनता है, फिर RCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होता है तो RCOH हो रहा है। तो इस 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक का जो सफर है उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देख रहे हैं और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, और दोनों ये प्रोसीजर कहां होते हैं? ऑक्सीडेशन में होते हैं। ठीक है? और उन बच्चों के लिए माफी चाहता हूं जिन्होंने 11th-12th में ये साइंस का ये वाली चीज नहीं पढ़ी, आप इग्नोर भी मार सकते हैं। यू जस्ट नीड टू कंसीडर दिस 3 to 4 पॉइंट्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, gain in oxygen or any electronegative atom is oxidation and the reverse is the reduction, यानी कि उसका लॉस होना। और यहां पे gain of oxygen है, O for oxygen, O for oxidation, तो ये loss of hydrogen है और ये gain in hydrogen है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखो एक दूसरे से क्या है? एकदम अपोजिट है बेटा। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रुको रुको रुको, सब्र करो, बताते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 टर्म समझाना चाहता हूं। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा, अब यहां पे मैं चार्जेस लिखने वाला हूं। CuSO4 में Cu पर क्या चार्ज आएगा? प्लस का 2, क्योंकि सल्फेट में माइनस का 2 होता है। सिमिलरली यहां पे जिंक पर क्या आएगा? प्लस का 2। यही अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अभी यही चीज आगे चलकर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का रूप लेने वाली है। अब देखो ये मेटल है, ये प्योर एक एटम है ना, इस पे कोई चार्ज है क्या? बताओ, तुम बताओ, कोई चार्ज है? तो 0 ही लिखेंगे ना। सिमिलरली यहां पे कोई चार्ज है? नहीं, 0 ही लिखेंगे। अब सुन भाई, ये चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है +2 से 0, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से, अभी मैं बता रहा हूं, है ना।
+2 से 0, +2 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस, ऑक्सीडेशन नंबर मींस अ चार्ज। इसमें +2 है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते 0 जा रहा है। तो +2 से 0 क्या है, गेन है, इंक्रीज है, नहीं ना, डिक्रीज है ना, डिक्रीज है ना। हाँ तो फिर तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो क्या लिखवा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन होता है। और बच्चा, अगल का कच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जो प्रोसेस रिडक्शन दिखलाते हैं उन लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। नाम उल्टे होते हैं, यही कंफ्यूजन पैदा करते हैं जीवन में। और एग्जामिनर क्या है, यही चीज पूछता है। वो ये नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ, पूछ ले तो अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत बढ़िया है। वो ये पूछेगा, एक रिएक्शन दे देगा, उसमें बताएगा, उसमें तुमसे पूछेगा कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस्ड हो रही है। तो ये वर्ड्स बच्चे को काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो जो प्रोसीजर, जो एटम्स रिडक्शन दिखलाते हैं, यहां पे CuSO4 में Cu से मतलब है ये Cu+2 is acting as an oxidizing agent। Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या दिखला रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और जो रिडक्शन दिखलाते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्वेश्चन में Cu2+ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से Zn 0 से 2+ जा रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, यहां पे बेटा हमको दिख रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन दिखलाते हैं, नाम उल्टा हो जाएगा, उन्हें फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं। जिंक CuSO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस कर रहा है। तो ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। या इस तरह से याद कर लो, बहुत आसान तरीका है, मैं सच बता रहा हूं, इससे बच्चे बहुत गलती करते हैं। सुन लो भाई, Zn से Zn2+ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सर ने सिखाया था जो ऑक्सीडेशन होता है आंख बंद करके उसी को रिड्यूसिंग एजेंट लिख देना है। ठीक, तो यहां पर बेसिकली देखा जाए Zn2+ में जा रहा है, समझ लो। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन चार्ज हो रहा है। इंक्रीज इन चार्ज को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। अब अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिखला रहा है। और अगर वो ऑक्सीडेशन दिखला रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बेटा बात समझ में आई, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया, आ गया सर, क्या बात है। जब ये बोल दे तो तुम लोग आ गया तो बहुत मजा आती है, और जब ये नहीं बोलते हो तो मजा नहीं आती है। अब यहीं पे एक चीज और बता दे तुम लोगों को, बुरा तो नहीं मानोगे, बताओ, बोलो, है हिम्मत, आएगा, 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 आएगा सर आएगा। अगर हम तुमसे कहें यार रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, या रेडॉक्स टर्म को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो बेटा ये सामने साक्षात रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurs simultaneously। समझ में आ गया बेटा, साक्षात एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, ये साक्षात एग्जाम्पल रिडॉक्स का है बेटा। पहले हमको तो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ही आगे बढ़ेंगे हम। कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, बताओ। आ रहा है, बढ़िया, एकदम बिंदास।
चौड़ में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का एक और उदाहरण देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है। अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, उस पर तुम परेशान ना होना। अब Cl2 पे यहाँ पे चार्ज 0 है और इस Cl पे यहाँ पे चार्ज -1 है, क्योंकि Na पे +1 होता है, और NaClO5 में Cl पर चार्ज +5 है। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा, परेशान ना होना। ये वैसे कैसे आया बताऊं थोड़ा सा। Na पे +1 होता है, Cl पे X होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो NaClO3 होगा यार, ये NaClO3, ठीक है। तो +1 है, +X है, -6 = 0, तो X - 5 = 0, X = +5। अब सुन, मैं तेरे को समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये सुनो पहले, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखो 0 से +5, रिडक्शन हो रहा है 0 से -1, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज अकरिंग साइमल्टेनियसली। बट द फैक्ट जो इसके पीछे छुपा हुआ है वो बहुत बेहतरीन है। वो ये है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन पर्टिकुलरली एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सही लिखा है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ यार, क्या बात है बेटा, सही है ना, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब जिसमें एक ही एटम, सुन ले मेरी बात, आएगी बड़ी काम, जिसमें एक ही एटम रिस्पॉन्सिबल हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए। यहां पे Cl अकेला छोर संभाला हुआ है जिसके रिस्पेक्ट पे तुम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंपेयर कर पा रहे हो। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही ना। यहां पे अलग अलग थे, जिंक से मतलब रख रहा था, Cu से मतलब रख रहा था। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेजर करने के लिए। यहां पे देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एटम रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे मेरे बेटा, क्या बोलेंगे, हाँ, ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज और एक ही एटम रिड्यूस हो रहा होता है। फॉरगेट अबाउट दिस फैक्ट कि ये +5 सर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है तुमको। लो बेटा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो जय श्री राम। देखो, the real or imaginary charge which an atom appears to have in its combined state, ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको मारो गोली, हम तुम्हें समझाते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। समझ भाई, एक ऐसा चार्ज जो उत्पन्न हो, सुनना ऐसे हिंदी में नहीं लिखते, तुम समझ लो। एक ऐसा चार्ज जो एक एटम पर उत्पन्न हो जाए जब वो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बनाए। क्या बात है, शायरी बन गई बेटा, है शायरी बन गई, और क्या चाहिए जीवन में। एक एटम पे चार्ज आए, कब आए, जब वो दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाए। वाह, और याद रखना वो चार्ज तभी उत्पन्न होगा जब उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, ठीक है। सो अ चार्ज which appears on an atom in a molecule due to difference in their electronegativity. ये ओन वर्ल्ड की लैंग्वेज है। ऐसा चार्ज उत्पन्न होना जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बनाए और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो जो चार्ज उत्पन्न होता है वो एक ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाने लायक होता है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैलेंसी नहीं है,
ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। वैलेंसी उसका एक रियल चार्ज है बेटा, वैलेंसी रियल चार्ज होता है भाई। अगर सोडियम पे +1 रटा है तो रटा है, सल्फेट पे अगर -2 है तो -2 है, ओ पे अगर -2 है तो है, एफ पे अगर -1 है तो है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर भी इन सबका यही हो वो जरूरी नहीं है। क्या वैलेंसी कभी 3/4 पड़ी है, 8/4 पड़ी है? अरे 8/4 कह रहे हैं, 8/3 पड़ी है? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे बेटा, 3/4 8/3 जो मनाएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम दी वैलेंसी। अरे सर ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी उत्पन्न होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल लूं तुम्हें समझाने के लिए, बताओ मजा आ जाएगी? मजा मजा चाहिए, मजा मजा आ जाएगी पक्का, आओ। H2 है, Cl2 है, HCl है, NaH है। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। देख बेटा यहां पे H के साथ जुड़ा है, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है ना। ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, ना वो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है भाई तो काहे का चार्ज। सिमिलरली Cl पर भी 0 चार्ज होगा। अगर हमने खेल पलटा दिया, अगर हमने H के साथ Cl कर दिया, सुन ले मेरी बात भैया, सुन लो, H के साथ Cl कर दिया तो अब हम जानते हैं कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो यस और नो? Cl is more electronegative, and since Cl is more electronegative, it will tends to attract the shared pair of electron toward itself, due to which what we find that Cl attains the -1 charge and this attains the +1 charge. Now this is the oxidation state. This is the oxidation number which I am talking about. This is not its valency. It is the charge which the atoms has obtained in a molecule just because of the difference in their electronegativities. समझे? अब Na और H में Na क्या है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। Na पे +1 चार्ज होएगा ही होएगा, क्योंकि भैया मेटल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे लेगा। क्या मेटल इलेक्ट्रॉन देता है क्या? नहीं ना। तो फिर गलत बात ना करना बेटा, गलत बात ना करना। Na मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा है। लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन तो पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफाइड ही नहीं है ना। वो तो कभी ग्रुप 1 में घूम रहे हैं, कभी ग्रुप 7 में घूम रहे हैं। तो अब की हम इसको ये मानकर चलेंगे कि हाइड्रोजन बच्चा तू देगा नहीं, तू लेगा। तो Na ने दिया, H ने ले लिया। यानी कि जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसे बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? मेटालिक हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स में जो H का चार्ज होता है वो माइनस में होता है, यानी कि -1 होता है। क्या होता है? -1 समझे बच्चा? तो तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड हो जाता है, लिथियम हाइड्राइड हो जाता है। ये हाइड्राइड बेसिकली जब मेटल के साथ हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दे अटेन टू हैव द -1 चार्ज। तो यहां से तुमने क्या देखा मेरा बच्चा? यहां से तुमने पहले केस में देखा हाइड्रोजन का चार्ज 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी। दूसरे केस मतलब इस केस में तुमने देखा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था। इस केस में तुमने देखा हाइड्रोजन में चार्ज -1 था। तो क्या ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या? बताओ, क्या ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है? मैं सागर इस देश के 1.25 करोड़ देशवासियों से पूछता हूं, क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर एक फिक्स नंबर है क्या? यदि ऐसा नहीं तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? इसमें बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है।
क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ये वैलेंसी के बराबर नहीं है, इसलिए ये वैलेंसी के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सर कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में पता चल जाए, कुछ इनके रूल्स पता चल जाए, कुछ इसका मेथडोलॉजी पता चल जाए, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना थोड़ा आसान हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है बेटा, तुम बस बोलो, हम लेकर आ जाएंगे, उसमें क्या है। सम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लुक, जैसे ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में कौन होता है, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, इसमें एफआर को हटाओ जरा, गोली मारो। ग्रुप 1 में हमेशा +1 होगा। ग्रुप 2 की बात करो बेटा, ग्रुप 2 की, जिसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें हो जाएगा बेटा इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन की जेनेरली -2 होगी, लेकिन फिर यहां पर आ जाता है एक्सेप्शनल केस बेटा, विदाउट एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री इज नथिंग। एक्सेप्शनल केस क्या, ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस की अगर हम बात करें तो ओ सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 दिखलाता है। सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा होता है KO2। के की तो +1 ही होगी, ऑक्सीजन की निकाल कर देख लेते हैं, तो 2x = -1 आया, x = -1/2 आया। बोल बेटा, समझ में आया? सिमिलरली ऑक्सीजन की उसके पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड का मतलब होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज ऐसा होता है जिसमें O सिंगल बॉन्ड हो, उसमें हमेशा -1 होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम तुमको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल देते हैं, H2O2। तो H2O2 का फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें O पर, दोनों O पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये तो केस रहा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद तुम्हें क्या याद रखना है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देख बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके बराबर होंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन के वैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, यानी कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच द ऑक्सीजन कैन शो इज +6 एंड सो ऑन। सो इफ यू हैव टू डिटरमाइन कि किसी भी एटम का मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, तो ये देख लो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8। अब जैसे नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, -8 -3। समझे? पक्का? और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, ये हाइड्रोजन का केस तो मैंने समझा दिया तुमको, ऑक्सीजन का केस भी समझा दिया, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी। हेलोजन्स के हमेशा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। एल्कली मेटल की बात मैंने कर दी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर दी कि उनकी +1 होती है, इनकी +2 होती है। ये भी पॉइंट याद रख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट। कौन सा स्टेट? एलिमेंट्री। अभी बताते हैं एलिमेंट्री का मतलब। ये हेलोजन्स की, अरे भाई रुक जा 1 मिनट,
ये हेलोजन है, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं ये एलिमेंट्री स्टेट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट्री स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। एलिमेंट्री स्टेट मतलब जैसे O2, F2, Cl2, I2, Br2, S8, P4। मतलब जब एटम अपने ही एटम के साथ जुड़ा है तो उसके बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो चार्ज क्यों आएगा भैया? चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, किसी भी आयन के लिए, किसी भी आयन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर ही होता है। जैसे अगर कहीं पे Na+ लिखा है तो Na+ मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या है? +1, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +1। Ba2+ लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2। Al3+ लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। Cl-1 लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -1। तो जो भी आयन होगा वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बाकी ये एक्सेप्शनल केस है, अभी हम तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट देखो, द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब समझाऊं? और इसका मतलब समझाते हैं। जैसे H2SO4 है। अब H2SO4 में मैं तुमसे कहूं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये सीख लो बेटा, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ना। तो अब तुम्हें पता है कि जनरली सर हाइड्रोजन का तो +1 होता है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, तो 2+1। सल्फर का पता नहीं है तो X ले लिया। फिर ऑक्सीजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0। बेटा H2SO4 अगर तुम एज अ होल देखो तो ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इन सब का समेशन इक्वल टू 0 है। यही पॉइंट मैंने यहां लिखवाया है। The sum of the oxidation numbers of all the atoms in the formula of the compound is always 0। तो यहां से इक्वेशन बन गई और x के लिए हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना? ये +2 है, ये +x है, ये -8 है, ये इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आया? +6। एक आध केस तुमको भी दें, कर लोगे पक्का? चलो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, K2Cr2O7, इसमें Cr का निकालो। तीसरा KMnO4 लेते हैं, इसमें Mn का निकालो। चौथा MnO4 माइनस लेते हैं, इसमें Mn का निकालो। पांचवा Fe3O4 में Fe का बताओ। सिक्स्थ इसमें किस में बताओ? C3O2, C3O2, इससे मुझे कार्बन का बताओ। दो चार केस और लिख देते हैं, आप लोग निकालते रहो, मैं वेट कर रहा हूं। आप लोगों को रुकना नहीं है भैया। H2S2O7 ये ओलियम होता है, इसमें सल्फर का निकालो। इतने करो, फिर हमें बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं सबके। टाइम दिया है जानबूझ के, ताकि तुम सच में आंसर्स को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे, ठीक है। तो K2Cr2O7 में K का +1 होता है,
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0। यही किया तुम लोगों ने भी, बोलो। तो यहां से क्या आया, +2 + 2x -14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6। यस और नो, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, KMnO4, k का +1 है, mn का x है, +4 - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। ये एनडीए में आ चुका है लास्ट ईयर, अभी क्वेश्चन आएगा भी आपके पास। MnO4 माइनस, अरे x है +4 टाइम्स -2, अब इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, अब इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जब ऐसे पॉलीवेलेंट आयंस आते हैं ना, तो पॉलीवेलेंट का मतलब एक से ज्यादा एटम होना, तो पॉलीवेलेंट आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही इक्वल टू में रख देते हैं। अब अगर -2 होता तो -2 रखते, -3 होता -3 रखते। जैसे सल्फेट का केस है, SO4 2 माइनस है और इसमें सल्फर पूछ रहा है, तो x + 4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6। तो MnO4 माइनस में -1 पुट किया, तो x इक्वल टू क्या आया, +8 उधर चला जाएगा तो 7 आएगा। Fe3O4, इसमें तुम्हारा आंसर गलत नहीं आया है, सही आया है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में या फ्रैक्शनल में आ सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शनल में। तो 3x -8 इक्वल टू 0 बाई 4 - 2 है ना, x इक्वल टू क्या आया, +8/3। यही आया तुम लोग का भी, तो सही है, गड़बड़ नहीं है। ये जो है ना, ये है कार्बन सब ऑक्साइड, ये एक एनसीईआरटी का केस है, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें अगर वैसे निकाले तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3 आ रहा है, बोलो। लेकिन अगर इसमें इसमें जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया था कि टीचर अगर आपसे पूछे कि यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच कार्बन एटम, तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ता है। अब हर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। और हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो कार्बन सब ऑक्साइड का डायग्राम इस तरह से बनता है, समझे। C3O2 सही से बनाए क्या, देख भाई, 1 2 3 4, सारे कार्बन को एक साथ लेना है, 1 2 3 4, एनडीए की जय जयकार, 1 2 3 4। देख, देखो देखो, हर कार्बन को 4 चाहिए और हर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये 2 दे दिए, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी, सबका कंप्लीट हो गया। अब यहां पे अगर आप कायदे से देखो तो इसका -2 है, इसका -2 है, तो उससे जस्ट जुड़ा हुआ एटम का क्या होगा, +2। बट ऑब्वियस है ना, डायरेक्टली लिंक्ड है ना कार्बन। इसका अगर -2 है तो इसका +2 होगा, सिमिलरली अगर इसका -2 है तो इसका +2 होगा। लेकिन इस बीच वाले कार्बन का 0 होगा, जानते हो क्यों, ये जानबूझ के मैंने समझाने के लिए बोला है। इस कार्बन के बगल में कार्बन है, इस कार्बन के बगल में कार्बन है, तीतर के पीछे तीतर, तीतर के आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये बचपन में खेला करते थे, इस कार्बन के आगे कार्बन, इस कार्बन के पीछे कार्बन, बताओ कितने कार्बन। तो यहां पे देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यस, ओके। So since no electronegativity difference means it will have the zero charge. Now if you want to calculate the average charge, तो +2 +0 +2 upon 3, आंसर क्या आया, +4/3। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्का। देखो वही चीज निकाली थी, ओलियम में निकालो, तो +2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू उधर जाकर क्या हो जाएगा, 12x इक्वल टू +6। So these are some important cases regarding the oxidation state.
तो आई होप आप लोगों ने सब नोट आउट कर लिया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नाम में इसका भावार्थ छुपा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करता है? इट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट सेल्स पढ़ रहे होते हैं, ये डेफिनेशंस काम की है, डेफिनेशन जो है काम की है। इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जीज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। सबसे पहले आ रहा है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन मतलब जो वर्किंग होता है तो थोड़ा बहुत समझ लो आप, बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हमने ये दो हाफ सेल्स ले लिए, एक तरफ ले लिया बेटा एनोड हाफ सेल, एक तरफ ले लिया हमने कैथोड हाफ सेल। समझते रहना, वर्किंग के दौरान ही हर चीज समझ जाओगे आप। अब एक एनोड हाफ सेल के अंदर हमने जिंक सल्फेट डाला और कैथोड हाफ सेल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला। सॉल्यूशंस के नाम याद रखना, काम आएंगे। यहां पर हमने जिंक सल्फेट डाल दिया, यहां पे हमने कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइट मींस विच पासेस द कंडक्शन, इसमें कंडक्शन हो सकता है थ्रू हेल्प ऑफ फ्री आयंस। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को आप पास नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने ZnSO4 लिया, यहाँ पे हमने CuSO4 लिया है। अब इन दोनों के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल देना है। क्या डाल देना है? इलेक्ट्रोड्स। यहां पर जो हम इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं वो जिंक का है, और यहां पे जो हम कैथोड में जो डाल रहे हैं इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का है। ये जिंक है, ये कॉपर है। इनको हमने क्या किया है, एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर। ये क्या है? एक्सटर्नल वायर। अब होने क्या वाला है, एक चीज आपको याद रखनी है, एलोन। एलोन का मतलब समझ लो, ए का मतलब हो गया इसमें एनोड, एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है हमेशा ये वाला सेल, ओ का मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, तो बट ऑब्वियस की बात है कैथोड में रिडक्शन होगा। एन का मतलब जो एनोड हाफ सेल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है। भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना। तो एनोड हाफ सेल में रिएक्शन ये होगी कि Zn जो सॉलिड है वो Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा, जिसमें बेटा, जिसमें आप ये देखेंगे कि जिंक 2+ यहां पर आ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हो जाएंगे एक्सटर्नल वायर के थ्रू, जाएंगे 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 जाएंगे, और यहां नीचे किसके साथ इनका मिलान होगा? यहां पे कॉपर सल्फेट है जिसमें Cu2+ और SO4 2- आयंस हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन Cu2+ ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो कुछ समय बाद आप यहां देखोगे कि कॉपर यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, और आप यहां पर क्या देखोगे जानते हो? यहां पे आपको जिंक घुलता हुआ दिखाई देगा। कुछ टाइम बाद ये रॉड थोड़ी सी मतलब अपना वेट लॉस कर देगी एक तरीके से। ठीक है, इतनी वर्किंग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सिर्फ केमिकल चेंजेस देख रहे हो, केमिकल एनर्जीज देख रहे हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट सेल ही नहीं है, ये इस समय ओपन लूप है। इसको क्लोज लूप बनाने के लिए हमको जिसका प्रयोग करना होता है उसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है?
जी, सॉल्ट ब्रिज। इट इज बेसिकली द इन्वर्टेड यूट्यूब। इस तरह से इन्वर्टेड यूट्यूब होती है। यूट्यूब वो नहीं जो तुम अभी देख रहे हो है ना। इट इज द इन्वर्टेड यूट्यूब। और इन्वर्टेड यूट्यूब में यहां पर कॉटन प्लग होते हैं ताकि किसी भी तरीके का डिफ्यूजन ना हो लिक्विड्स का, लिक्विड्स इंटरमिक्स ना हो। ये हमने क्या लिया एक बार फिर से बता रहा हूं, ये मैंने सॉल्ट ब्रिज लिया है। सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। इट basically it completes the inner circuit without intermixing of the two solution. Secondly, it maintains the electrical neutrality in the two half cells. ये याद रखना ये दो शब्द। it maintains the electrical neutrality, मतलब ये जहां पे एक्सेस पॉजिटिव ना हो जाए, यहां पर एक्सेस नेगेटिव ना हो जाए। क्योंकि देखो यहां पे Zn2+2+2+ आता जा रहा है, यहां पे Cu2+Cu के फॉर्म में चिपक रहा है, तो पीछे क्या बच रहा है, SO4 2-। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे पॉजिटिव एक समय पे बहुत ज्यादा हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव एक समय पे बहुत ज्यादा हो जाए। तो हम सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl होता है। इन अगर 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 एक जेल टाइप का होता है, एक पेस्ट बना देते हैं और उसके अंदर इसको डाल देते हैं ताकि ये गिरे विरे नहीं। ठीक है, अगर अगर जेल है और KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, KCl का ट्रांसपोर्ट नंबर या आयनिक मोबिलिटी एकदम सेम होती है। यानी कि जब यहाँ Zn2+ ज्यादा हो जाएगा और यहाँ SO4 2- ज्यादा हो जाएगा, पोलराइजेशन की स्थिति आ रही होगी, तो यहां से Cl- श्यू करता हुआ यहाँ आएगा और यहां से K+ श्यू करता हुआ यहां जाएगा और दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स एज वेल एज सेकेंड फंक्शन है इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो जैसे यहां पे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, यहां पे हमको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझे बच्चा? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो हमने सेल बनाया है इसको डेनियल सेल बोलते हैं, जिसमें हम लोग कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वरना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो घोषणा करी थी वो किस बंदे ने करी थी? गैल्वेनिक या वोल्टेक। गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बहुत ज्यादा ही बता दिया है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। इसमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहे दो लफ्जों में, मतलब एक लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? जिंक स्लैश Zn2+, इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लिया, बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu2+, मोलर कंसंट्रेशन, बीच में स्लैश, फिर Cu। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये वाला हिस्सा एनोड है, ये वाला हिस्सा कैथोड है, बीच में ये डबल साइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज है। बोलो इतना समझ में आ गया? एनोड में क्या लेते हैं, कैथोड में क्या लेते हैं? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, दोनों को मिला देंगे रिडॉक्स हो जाएगा। सेल इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड जा रहा है, ये अपना वेट लूज करेगा, ये अपना वेट गेन करेगा। लेकिन हम यहाँ केमिकल चेंज देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल चेंज बनाने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज डाला, जिसकी वजह से इनर सर्किट कंप्लीट हुआ, एक क्लोज लूप बना। क्लोज लूप बनते ही हमने करंट का फ्लो देखा विद द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो हमारे दो मकसद कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट as well as it maintains the electrical neutrality in the two half cells. फिर the representation of the cell can be done like this also. Zn2+ oxidation, it is done in anode. Cu2+ to Cu, decrease in oxidation number, reduction कैथोड में होता है। बीच में ये डबल साइन सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये एलोन न्यूमोनिक आप याद रखना, इससे क्या होगा तुम्हारा थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। ए एनोड एल लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट उल्टा कर दें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप क्या देख रहे होते हो? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, एक नाम एनोड देते हैं और एक का नाम कैथोड देते हैं। अब जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखा था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने किसमें डिप किया है? कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अच्छा, यहां पर जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो या तो मोल्टन स्टेट में होगा, या फ्यूज स्टेट में होगा, या फिर एक्वस स्टेट में होगा। मोल्टन फ्यूज एक ही हो गया। सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपको फ्री आयंस नहीं मिलते हैं। तो जैसे हमने यहां पे मोल्टन NaCl ले लिया, यहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ले लिए, दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक बेटा। यहां से यहां पर हमने ये कनेक्ट कर दी, बैटरी सिस्टम जो भी होता है। ये हो गया तुम्हारा एनोड। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल एकदम उल्टे हैं, तो यहां पे इनके टर्मिनल्स भी उल्टे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, यहां पे एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। समझ में आई? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी समझाया कहाँ है, अभी बता रहे हैं तुमको, सबर करो जरा। सबर नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मोल्टेन NaCl का बना हुआ है, जिसके अंदर फ्री आयंस की देने की क्षमता है, इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग। जैसे ये डिकम्पोज होगा, किसमें डिकम्पोज होगा बेटा? Na+ में और Cl- में। बोलो हाँ कि ना? तो डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट is called electrolysis. It's called electrolysis. Electrolyte lysis मतलब तोड़ना। So decomposition, the process of decomposition of an electrolyte. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? The process of decomposition of an electrolyte कब? On passing an electric current. जब तक करंट नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। Through its aqueous solution or in its molten state is called electrolysis. तो ये हमने जो बनाया है, ये बेसिकली क्या बनाया? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो क्या रहा होगा? क्या सर सिर्फ डिकम्पोजिशन करना ही हमारा मेन मकसद है? आगे जीवन में कुछ नहीं होने वाला होगा ना? एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, सॉल्यूशंस में बैठे हुए पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ घसीटेगा, यानी कि Cl- को, और उसको डिस्चार्ज करेगा। यानी कि Cl- विल डिस्चार्ज टू Cl2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको बैलेंस कर दो, ये रिएक्शन बनेगी। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये बात तो ध्यान रखना, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। और वहीं अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है बेटा। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली चीज इसके पास आएगी, यानी कि Na+। और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? रिडक्शन का मतलब स्टार्टिंग में बताया था मैंने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई? तो ये हो गई एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। समझे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तुमको ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, कि आप जितना चार्ज दोगे उतना मास डिपॉजिट होगा कैथोड में। ठीक है? आप जितना अकॉर्डिंग टू वैसे इसमें दो लॉज होते हैं, आपको भी एक ही लॉ पे ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट नहीं, द मास डिपॉजिटेड at the cathode is directly proportional to the amount of charge passed। वैसी वर्षा, जितना चार्ज पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। तो अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इफ आई वांट टू राइट मैथमेटिकली
एक मिनट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये लिखना चाह रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ, द मास डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या एट एनी इलेक्ट्रोड, बेसिकली कैथोड में होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जेड। इस जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Q का मतलब IT होता है, चार्ज को IT लिख सकते हैं, तो ZIT भी लिख सकते हो। अच्छा, Z का फॉर्मूला क्या होगा? Z का फॉर्मूला होता है E/F। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, जो कि हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट में निकालना सिखाया था, अपॉन फेराडे। अगर हमसे तुम ये पूछोगे फेराडे क्या होता है, तो वो हम तुम्हें बता देंगे यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फेराडे मींस amount of charge on 1 mole of electron। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब करोगे तो आएगी 96487, जिसको राउंड ऑफ करके 96500 लिखते हैं। तो 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। कोई तुमसे पूछे 1F का मतलब क्या है, तो 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल के बराबर होती है। Z का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z का फॉर्मूला E/F है। E इक्विवेलेंट वेट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। F का मतलब नहीं पता था तो बता दिया, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1 मोल, ये होता है, मल्टीप्लाई किया 96487, जिसको राउंड ऑफ करके 96500 वैल्यू याद रखनी है आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, टिक कर देना है। आप कुछ क्वेश्चन कर लें, तैयार हो? पक्का? ठीक है। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, बताओ। हम नहीं बताएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में चलते हैं, तुमको दिखाते जाते हैं साथ साथ। ये देखो, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था? ऑक्सीडेशन था नाम। उल्टा होता है ना? याद आया कि नहीं आया? भूल जाते हो बहुत जल्दी यार तुम लोग। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है सर जो ऑक्सीडेशन दिखला रहा हो, और सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, बी हो गया। नेक्स्ट, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड इज, आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस थिंग, एलोन वर्ड याद रखो। और इवन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑल्सो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो रिडक्शन दिखलाएगा उधर जाके, और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो हाँ या ना? अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप उसके किसके बराबर होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। HNO3 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, KMNO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकालो, फिर एक चमत्कारी चीज तुम्हें दिखाते हैं, बताते हैं। देखो बेटा, HNO3 की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +5 आएगी, इसकी +7 आएगी, इसकी +6 आएगी। अब इससे ज्यादा वो दिखला नहीं सकते हैं, तो बट ऑब्वियस की बात है HNO3 से रिलेटेड, HNO3 जब हम रिएक्टेंट में लेंगे तो वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे मान लो वो NO बनाता है, या NO2 बनाता है, या N2 बनाता है, कुछ अगर ऐसी चीज बनाएगा, या N2O4 बनाता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। क्या इसमें नाइट्रोजन की +5 है? किसी में भी, किसी में भी नाइट्रोजन की +5 है? नहीं है। NO में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है,
NO2 में +4 है, N2 में 0 है, N2O4 में +4 है। बेटा आप ये बात देखें, एक बात चीज यहां पर समझें, x + 2 4, हाँ, कि +5 से ज्यादा तो नहीं दिखा पाएगा, कमी दिखाएगा, और कमी दिखाएगा तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि HNO3 में जब रिएक्टेंट साइड था तो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल में कोई एक एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेगा, क्योंकि वो अब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता है। HNO3 से निकला हुआ कोई भी नाइट्रोजन का प्रोडक्ट ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें नाइट्रोजन की +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो। बोलो हाँ कि ना? ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, +5 अपनी मैक्सिमम पे है, तो कमी होगी। तो जब कमी होनी है तो रिडक्शन दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा, यानी कि इट कैन ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन नॉट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें फिर ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। एक कोई प्रोसेस दिखा रहा है 2+ से 3+ जिसमें हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसमें होता है? ऑक्सीडेशन में कि रिडक्शन में? ऑक्सीडेशन में। कहां है? सीधा आंसर टिक करो, खत्म। ये एटॉमिक नंबर मास नंबर देके तुम्हें सिर्फ गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं। इन द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये 0 से 3+ जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो हाँ। ये 0 से -2 जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, बोलो हाँ। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। मेटेलिक आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटेलिक आयरन 0 से +3 जा रहा है और जो ऑक्सीडेशन दिखलाता है उसी को बोलते हैं बच्चा हिप हॉप। हिप हॉप नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी सही है यार। Fe3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर उल्टा देखें, उल्टा दृष्टिकोण करें, यहां से यहां तक की बात कर रहा है, अगर यहां से यहां जाएंगे तो रिड्यूसिंग है, यहां से यहां जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये भी सही है। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe3+, मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू 3+। रिड्यूस्ड क्यों लिख रहे हो? ये गलत है। क्या होना चाहिए इसकी जगह? मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+, तभी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर 3+ अटेन कर रहा है, यानी कि ये गलत है। जो गलत है हमें वही बताना है, तो यानी कि डी इसका आंसर है। आया कि नहीं आया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा, याद रखना। दीज ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे भी हैं कुछ, काफी सारे हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, ये तो भी कराया था यार, ऑक्सीडेशन रिपीट हो गया शायद। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जानते हो? ये इस तरह से बनता है, इसमें एक सेंट्रल एटम होता है और ये लीगेंड होता है और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हालांकि तुम्हें अगर ये सब नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कभी तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज देखा है? नहीं। तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल लीगेंड। क्या बोला जाता है? हाँ वेरी गुड, न्यूट्रल लीगेंड। तो अगर निकल का मैंने x ले लिया तो ये 4 × 0 = 0, यानी कि x = 0। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आई? 0। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, ओजोन का मतलब होता है O3। अभी मैंने तुमको बताया था कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में कोई एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। O3 में तीनों ऑक्सीजन सिर्फ O के साथ जुड़े हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, तुम बताओ? यस, 0। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन व्हाट? देख बेटा, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने तुमको क्या बताई है? O जो है जनरली क्या शो करता है? -2। उसके पीछे लॉजिक है, देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, ली बे ब क नौ फ। यहां से यहां जाने पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे
ऑक्सीजन होता है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन लेगा ही लेगा, कभी देगा नहीं। एक ही शर्त में देगा, जब उसके साथ फ्लोरीन आ जाए। इस केस में ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है? ये तो इस पे चेक कर लो, ऑक्सीजन का एक्स ले लो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज बी। समझे हो कि नहीं समझे हो? और अगर नहीं समझे हो तो क्यों नहीं समझे हो? क्या बात बोली है ना? क्यों? चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज, ये तो अभी समझाया था, -1/2 आएगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe3O4, तो ये तो अभी समझाया है, 3x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8/3। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? सी ऑप्शन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड -1, पर ऑक्साइड है ना, -1 आएगा। ये समझा चुके हैं रूल्स में, पढ़ो क्वेश्चन, बहुत बड़ा है। द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच Cl2 is the oxidizing agent and FeBr3 is the reducing agent। फिर एक रिएक्शन लिखी है, which one among the following statement is incorrect for the redox reaction। एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर themselves reduced। एक बार फिर से बता देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिडक्शन दिखलाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुए? जो ऑक्सीडेशन दिखलाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देमसेल्फ रिड्यूस्ड, हाँ रिडक्शन दिखलाते हैं, तो सही बोल रहा है ये। रिड्यूसिंग एजेंट्स गेन और अपीयर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स में ऑक्सीडेशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। ये गलत है, इसलिए यही इसका आंसर है। लेकिन ये भी चेक कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन दिखला रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो रिडक्शन दिखला रहे हैं वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, सही है। तो बी ऑप्शन ही गलत है और हमको गलत ही ढूंढना था। दो 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट? इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वेयर एज इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सही कह रहा है बेटा। इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गई बात, गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। देख रहे हो, बार बार इसी चीज से खेल रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, सही है। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। एंड रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, सही कह रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, गलत बोल रहा है। क्योंकि देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन हो रहा होता है, तो वो क्या करेगा? वो तो डिक्रीज करेगा ना, इंक्रीज हो ही ना करेगा। तो 1 और 3 सही हैं। कहां है 1 और 3? ऑप्शन ए। इन KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स KMnO4। अरे ये अभी अभी बढ़कर आ रहे हैं। K का +1 होता है, O का -2 होता है, Mn का निकालेंगे +7 आएगा। तो 1, 7 और -2, बी ऑप्शन। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग करोजन ऑफ आयरन, है ना। जब आप आयरन के पीस को एटमॉस्फेयर पे खुला एक्सपोज कर देते हो तो धीरे धीरे वो करोड होने लगता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग आयरन के केस में। तो अगर उसको तुम्हें बचाना है तो उसमें हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इसकी जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, आयरन नीचे होता है। तो अगर करोजन हुआ या कोई हानि पहुंचेगी तो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की अगर कोटिंग होगी तो वो खराब होगा, आयरन बच जाएगा।
तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम गेटिंग करोडेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। तो जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, सही कह रहा है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। जिंक इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन आयरन, ये भी सही बात कह रहा है कि जिंक मोर रिएक्टिव है इसीलिए बचा पा रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए है। A gas is evolved when a piece of zinc metal is placed in a dilute sulfuric acid. Zn इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो इट कैन इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, इट फॉर्म्स द सॉल्ट ZnSO4 एंड द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो आपसे यही पूछ रहा है कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो H2 हो रही है, आंसर ए। आंसर आगे बढ़ते हैं, 2013 का क्वेश्चन है बेटा। इन दिस रिएक्शन सी एक्ट एज, देख जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, यहाँ पे +2 आएगा, सी का 0 है, यहाँ पे Zn का 0 है और यहाँ पे सी का +2 है। 0 से +2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन दिखलाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो आंसर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लिखा है ऑप्शन में कोई, खत्म, डी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, सी ऑप्शन, देख रहे हो ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिर्फ ये है जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसी से हमारा ये सिलसिला आज का खत्म होता है, जहां पे मैंने आपको रिवाइज करवाया है रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कार्बन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, टिल देन स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।